नमस्कार। आज की जो क्लास है इसमें हम चर्चा करेंगे स्कूल व्याख्याता के हिसाब से विभिन्न आयोग। ये जो टॉपिक है ये आरएएस के लिए और अन्य जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्कूल व्याख्याता के लिए। तो देखो, जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ये कलाम की टास्क बुकलेट है और इसमें अपन बहुत ही शॉर्ट में हर चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है उसमें अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रावधानों का क्या है, इसमें विवरण है। देखो, 148 से लेकर 151 तक जो अनुच्छेद हैं इसमें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है इसके जो प्रावधान है इसका विवरण है। देखो, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग बोलते हैं इसको ना, भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। कैसा प्राधिकरण है? एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है। देखो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है? ये कैग जो है ना, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। और ये करता क्या है? भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का क्या है, प्रमुख संरक्षक है। जो सार्वजनिक जो डिपार्टमेंट है ना, पब्लिक डिपार्टमेंट, उसका सबसे पहला जो संरक्षक है वो तो कौन है? कैग है। तो देखो, इसमें आगे चलते हैं। कैग भारत की संसद व राज्य विधानमंडलों की सार्वजनिक खर्चे की जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है। कैग जो होता है ना, जो भारत की संसद हो गई और राज्य जो विधानमंडल हैं उसके जो सार्वजनिक जो खर्चे हैं उनकी जवाबदेहिता है उसको सुनिश्चित करता है कैग, है ना। अब इसकी सबसे पहले अपन बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है कैग की। कैग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो देखो, भारत में महालेखाकार का जो कार्यालय है वो कब स्थापित होता है? वर्ष 1958 में स्थापित किया जाता है। इसके बाद में क्या होता है? सन 1884 ईस्वी में इस पद को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नामित किया जाता है। देखो, 1884 में ना ये जो कार्यालय स्थापित होता है इसका नाम रख दिया जाता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और इसको स्थापित कब भारत के महालेखाकार का कार्यालय जो है वर्ष 1858 में स्थापित किया जाता है और 84 में इसका नाम चेंज कर देते हैं, जैसा कि अब बताया जा चुका है ना। देखो, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर वैधानिक दर्जा दिया गया है। भारत सरकार का जो अधिनियम है 1919 के तहत इसको सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर इसको कैसा दर्जा दिया गया है? वैधानिक दर्जा दिया गया है। अब देखो, संविधान में कैग से संबंधित क्या क्या प्रावधान है उसकी अपन चर्चा करते हैं। संविधान में कैग से संबंधित प्रावधान। तो देखो, सबसे पहले अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तें हैं। अनुच्छेद 148 में क्या है? कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तें हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 149 में कैग की शक्तियां और कर्तव्य हैं। बिल्कुल शॉर्ट में जो वर्ड मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उन्हीं पे आपको गौर करना है ना। देखो, सबसे पहले तो शपथ, सेवा और नियुक्ति तो 48 में है। 148 में क्या है? नियुक्ति है, शपथ और सेवा की शर्तें हैं। 49 में इसकी क्या शक्तियां और कर्तव्य हैं। 150 में है ना, राष्ट्रपति की सलाह से कैग द्वारा संघ के और राज्य के लेखाओं का प्रारूप निर्धारण करना। देखो, राष्ट्रपति की सलाह से क्या करेगा? कैग जो है संघ और राज्य के लेखाओं का जो प्रारूप है उसको क्या करेगा? निर्धारित करेगा। इसके बाद में अनुच्छेद 151 में क्या है? अनुच्छेद 151 में है कैग का प्रतिवेदन है। अनुच्छेद 151 में क्या है? कैग का प्रतिवेदन है। इसके बाद में अनुच्छेद 279 में क्या है? अनुच्छेद 279 में है शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है।
जितनी भी जो शुद्ध आय है उसकी जो गणना है वो कैग के द्वारा क्या की जाती है, वेरीफाई की जाती है, और कैग ने जो सर्टिफिकेट दे दिया वो उसको अंतिम माना जाएगा। इसके बाद में देखो कैग की जो नियुक्ति है, देखो कैग की जो नियुक्ति है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। देखो शपथ जो है राष्ट्रपति के सम्मुख तीसरी अनुसूची में प्रदत्त प्रारूप से, देखो राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ होती है और तीसरी अनुसूची में जो प्रदत्त जो प्रारूप है उसके हिसाब से शपथ होगी। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। कैग का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वही कार्यकाल है कैग का। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष है या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 साल पहले हो जाए तो वही इसका कार्यकाल है ना। देखो कैग जो है ना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। देखो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देता है ना। हाँ देखो पद से हटाने की प्रोसेस क्या है, कैग को उसी तरह से पद से हटाया जा सकता है जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। कैग को पद से हटाने की प्रक्रिया कैसे है, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसको हटाया जाता है वैसे ही कैग को हटाया जाता है। अर्थात कैसे हटाते हैं, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से। कैग को कैसे हटा सकते हैं, संसद के जो दोनों सदन है उसमें विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से कैग को आप हटा सकते हैं। अब देखो नोट डाल के लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। कैग को दे सभी वेतन भत्ते और पेंशन जो है वो कहाँ से दी जाती है, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। कैग के जो देय भत्ते हैं, वेतन भत्ते और पेंशन है वो किस पे भारित है, भारत की संचित निधि पर भारित हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। इसके बाद में है कैग अपनी सेवा समाप्ति के पश्चात, कैग जो है सेवा समाप्ति के पश्चात है भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर पात्र नहीं होगा। देखो बहुत शानदार है। देखो कैग जो है सेवा समाप्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी और पद पर पात्र नहीं होगा, कोई और पद पे वो बैठ ही नहीं सकता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं वेतन और सेवा शर्तों के नियुक्ति के बाद। देखो नेक्स्ट है वेतन तथा सेवा शर्तों की नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वेतन हो गए, सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद में है ना कोई भी अलाभकारी जो परिवर्तन है वो नहीं किया जा सकता है। कैग के कार्य और शक्तियाँ की बात करते हैं। कैग के क्या तो कार्य हैं और क्या शक्तियाँ हैं। देखो संसद द्वारा पारित अधिनियम महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 में, देखो संसद द्वारा पारित अधिनियम महालेखा परीक्षक जिसमें कर्तव्य शक्तियाँ और सेवा शर्तों हैं, अधिनियम 1971 में कैग की शक्तियों कार्यों का उल्लेख है। 1976 में इस अधिनियम में संशोधन करके परीक्षा से लेखा को अलग किया गया। देखो 1971 में जो अधिनियम आया था उसमें कैग की शक्तियों और कार्यों का क्या था, उल्लेख है। और 1976 में इस अधिनियम में क्या किया गया, संशोधन किया गया और लेखा परीक्षा से लेखा को अलग कर दिया गया। यहाँ पे जो लेखा जो वर्ड है इसको अलग कर दिया। अब देखो क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या कार्य हैं। देखो पहला है भारत व किसी राज्य की, भारत हो या राज्य की संचित निधि में किए गए व्यय की लेखा परीक्षा करना। मतलब जैसे कोई भी स्टेट है क्या खर्च कर रहा है, कैसे खर्च कर रहा है, तो उसकी व्यय जो है ना व्यय खर्चे की परीक्षा करेगा, कौन करेगा, कैग करेगा, है ना। दूसरा है भारत व प्रत्येक राज्य के लोक लेखा सहित आकस्मिक निधि से होने वाले व्यय की लेखा परीक्षा करना। मतलब भारत हो गया या कोई राज्य हो गया, उसके लोक लेखा सहित आकस्मिक जो निधि है ना उससे होने वाले व्यय की जो लेखा परीक्षा है वो भी कैग ही करेगा। अब देखो निम्न प्राप्तियां और व्ययों का लेखा परीक्षण करना किस किस का करेगा। देखो वे सभी निकाय व प्राधिकरण जिन्हें केंद्र व राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है। देखो
देखो किन की, इसके अलावा निम्न प्राप्तियों और व्यय को भी परीक्षण कर सकता है। किन का परीक्षण कर सकता है? वे सभी निकाय या प्राधिकरण, जैसे जीडीए हो गया, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, तो प्राधिकरण है ये, तो जिसको केंद्र और राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है, उन सब की है ना जांच कर सकता है कैग। और दूसरा किसकी जांच कर सकता है? सरकारी कंपनियों का लेखा परीक्षण भी कर सकता है कैग। जितनी भी सरकारी कंपनियां उसका लेखा परीक्षण भी कैग करेगा। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र व राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किए जाने वाले ट्रेडिंग, विनिर्माण व लाभ हानि का लेखाओं का जो लेखा परीक्षण है वो भी कौन करेगा? कैग करेगा। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण जैसे स्थानीय निकायों का लेखा परीक्षण भी कैग कर सकता है। परीक्षण करना कैग का ही काम है ना। इसके अलावा देखो, केंद्र व राज्यों द्वारा लेखा किस प्रारूप में रखा जाना चाहिए, इस हेतु राष्ट्रपति को सलाह देने का जो काम है वो भी कैग का ही है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट, केंद्र सरकार के जो लेख हैं उससे संबंधित, लेखों से संबंधित जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति को देना, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद पटल पर रखा जाता है। देखो केंद्र सरकार के क्या क्या रिकॉर्ड हैं तो वो राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उनको संसद के पटल में रखेगा। ये अनुच्छेद 51 में है, सॉरी अनुच्छेद 151 में है ये बात, है ना। इसके बाद में बात करते हैं कैग के और क्या क्या काम है। राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट, जैसे वहाँ पे तो राष्ट्रपति को देगा, और राज्य सरकार से संबंधित लेखों की जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को देता है, जिसे राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल के सामने रखता है। ये भी अनुच्छेद 151 में ही है। कैग जो है संसद की लोक लेखा समिति के गाइड व मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। जो कैग जो होता है ना, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो संसद की जो लोक लेखा जो समिति है उसका गाइड होता है, मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। बहुत शानदार। देखो कैग की वास्तविक भूमिका की अपन बात करते हैं। अब कैग की वास्तविक भूमिका क्या है? देखो नेक्स्ट बात करते हैं कैग की वास्तविक भूमिका। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है और संसद का एजेंट होता है। संसद का क्या होता है? एजेंट होता है। इस तरह वह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार है। किसके प्रति जिम्मेदार है? संसद के प्रति जिम्मेदार है। देखो सीधी सी बात है, कैग की वास्तविक भूमिका है संसद के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है और संसद का एजेंट होता है और केवल संसद के प्रति क्या होता है? जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कैग यह निर्धारित करता है कि विधिक रूप से जिस उद्देश्य के लिए धन दिया गया है उसी उद्देश्य के लिए खर्च किया गया है। मतलब कैग ये भी डिसाइड करता है कि जिस बात के लिए खर्चा दिया गया है कि उसी उद्देश्य के लिए खर्च होना चाहिए, उसी उद्देश्य के लिए खर्च किया गया है, ये बात की भी देखता है। नेक्स्ट बात है, कैग जो है ना, कैग सरकारी व्यय की तर्क संगतता, मितव्ययता की भी जांच करता है। जो सरकारी जो खर्च है वो तर्क संगत खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ऐसे मितव्ययता से खर्च हुआ है या अंधाधुंध पैसा उड़ाया गया है, इसकी भी जांच करता है। देखो कैग की भूमिका व्यय होने के बाद केवल लेखा परीक्षा अवस्था में है। मतलब खर्च हो गया उसके बाद में उसकी भूमिका होती है कि भाई वो सही हुआ है कि गलत हुआ है, बस इसकी करता है। देखो ब्रिटेन के कैग से अगर तुलना करें भारत के कैग की, तो देखो इधर एक साइड में है भारत का कैग, दूसरी साइड में है ब्रिटेन का। भारत का कैग दूसरी साइड में है ब्रिटेन का कैग। भारत का जो कैग है केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका में होता है। देखो ब्रिटेन का जो कैग है वो महालेखा परीक्षक और नियंत्रक दोनों की भूमिका में होता है ना। केवल ये जांच करता है, इसको मतलब नहीं है बस सही गलत होता है उसको बता देता है। लेकिन यहाँ पे ब्रिटेन का जो कैग है वो नियंत्रित भी करता है चीज़ों को, भैया आप गलत भी करते हो। देखो इसके बाद में भारत का जो कैग है ना वो क्या करता है? पैसा खर्च होने के बाद खातों का लेखा जोखा करता है, पोस्ट फैक्टो कह सकते हैं इसको ना। देखो ब्रिटेन का जो कैग है बिना मंजूरी, सरकारी कैग की बिना मंजूरी खजाने से पैसा नहीं निकाला जा सकता। ब्रिटेन में कैग ऐसा है कि भाई बिना कैग की मंजूरी के बिना खजाने से पैसा ही नहीं निकल सकता ना।
कैग संसद का सदस्य नहीं होता है। कैग जो होता है ना वो संसद का सदस्य नहीं होता है। यहाँ पे जो कैग होता है ना ब्रिटेन में, हाउस ऑफ कॉमन्स का क्या होता है, सदस्य होता है। तो ये होता है कैग। इसके बाद में भारत के कैग से संबंधित तथ्य। भारत के जो प्रथम जो कैग थे वो कौन थे? एडवर्ड ड्रेमंड थे। एडवर्ड ड्रेमंड जो थे वो भारत के प्रथम कैग थे। 1860 से 1862 तक रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो कैग थे सर बर्टी स्टैग थे, 45 से 48 तक रहते थे। इसके बाद में प्रथम भारतीय जो कैग थे वो कौन थे? प्रथम भारतीय कैग कौन थे? वी नरहरि राव। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो कैग थे वो कौन थे? वी नरहरि राव। और वर्तमान में कैग कौन है? जो मेन बात तो मुद्दे की यही है, वर्तमान में कैग कौन है? वर्तमान में कैग हैं श्री के संजय मूर्ति, जो 21 नवंबर 2024 से वर्तमान तक कार्यरत हैं। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, नोट डाल के लिखा हुआ है, भारत में अभी तक एक भी महिला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं रही है। मतलब एक भी जो लेडी है अभी तक वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं रही है। अब देखो नियंत्रक कैग का जो ध्येय वाक्य है, लोक हितार्थ सत्यनिष्ठा। कैग की जो टैगलाइन है वो क्या है? लोक हितार्थ सत्यनिष्ठा कैग। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है नीति आयोग। तो अपन बात करते हैं नीति आयोग की। तो देखो नीति आयोग के बारे में चर्चा करते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त 2014 को घोषणा की कि 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को भंग करके एक नए आयोग की स्थापना की जाएगी। 13 अगस्त 2014 को घोषणा करी थी नरेंद्र मोदी ने कि जो 65 वर्ष जो पुराना जो योजना आयोग है उसको भंग करके एक नए आयोग की स्थापना की जाएगी। अब देखो इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2015 को एक संकल्प के माध्यम से नीति आयोग की स्थापना की। तो देखो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की एक संकल्प के माध्यम से स्थापना की गई। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, नीति आयोग की स्थापना। इसके बाद में नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम तो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब देखो स्थापना के पीछे क्या कारण रहे? देखो नीति आयोग की स्थापना के पीछे क्या कारण रहे, एक एक को चर्चा करते हैं। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना करते हुए कहा कि पिछले 6 दशकों में भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रौद्योगिकी जननांकीय रूप से कई बदलावों से गुजरा है। देखो पिछले 6 दशकों से भारत जो है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी जननांकीय रूप से कई बदलावों से गुजरा है। सीधी सी बात है ना। इस कारण सरकार की विकास के प्रति भूमिका में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। अतः भारत की जनता की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं की पूर्ति करने हेतु योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई है। तो देखो कह रहा है कि कई बदलावों के दौर से गुजरा है और इसके कारण हमें योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना करनी पड़ रही है। देखो इसमें क्या है? इसमें सहकारी संघवाद की भावना के साथ अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। इसमें सहकारी जो संघवाद की जो भावना थी ना उसके स्थान पर अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप जो दृष्टिकोण है उसको जोर दिया गया है। अब देखो नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं, इनको अपन चर्चा करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो पहला उद्देश्य है एक मजबूत राष्ट्र निर्माण हेतु योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। देखो पहले स्टेट की कोई कोऑपरेशन नहीं थी, प्रधानमंत्री मीटिंग करके आ जाते थे। अब राज्यों के मुख्यमंत्री भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखो एक मजबूत राष्ट्र निर्माण हेतु योजना निर्माण में राज्यों की जो भागीदारी है उसको बढ़ाकर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये नीति आयोग का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है नीति आयोग का?
कि ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए एक तंत्र विकसित करना है। ग्रामीण जो स्तर है ना, उस पर विश्वसनीय योजना बनाने के लिए एक ऐसे तंत्र को विकसित करना है जो योजना आयोग के नीति आयोग के माध्यम से अपन काम कर रहे हैं अभी, है ना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति का निर्धारण करना। ये नीति आयोग का तीसरा उद्देश्य है। नीति आयोग का चौथा उद्देश्य है समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है। ये नीति आयोग का चौथा उद्देश्य है। नीति आयोग का पांचवा उद्देश्य है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों व अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता की सहायक प्रणाली बनाना। मतलब राष्ट्रीय हो गए, अंतर्राष्ट्रीय जो विशेषज्ञ हैं, चिकित्सक हो गए, अन्य जो भागीदार हैं, उनके सहयोग से ज्ञान हो गया, नवाचार हो गया, उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली बनाना। ये नीति आयोग का अंतिम उद्देश्य है। अब देखो नीति आयोग की जो संवैधानिक जो स्थिति है वो कैसी है। संवैधानिक स्थिति की बात करें, नीति आयोग एक कार्यपालिका मंत्रिमंडल संकल्प के तहत गठित किया गया है। अतः यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय है। देखो नीति आयोग का गठन किस आधार पर किया गया है कि मंत्रिमंडल के संकल्प के तहत इसको गठित किया गया है ना। तो न तो ये संवैधानिक निकाय है, न इसको वैधानिक निकाय है। आयोग की जो संरचना वो किस हिसाब से है, देखो आयोग की संरचना किस हिसाब से है। इसका जो अध्यक्ष होता है नीति आयोग का वो होता है प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र जी मोदी। अब देखो इसका पूर्णकालिक जो ढांचा है वो किस हिसाब से है, पूर्णकालिक ढांचा है। एक इसका उपाध्यक्ष होगा जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होगा, इसको कैबिनेट स्तर का दर्जा मिलेगा। वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन के बेरी। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी। देखो पूर्णकालिक सदस्य कौन है, राज्य मंत्री के पद के समक्ष, है ना, प्रधानमंत्री द्वारा 4 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है ना। तो वर्तमान में सदस्य कौन है नीति आयोग के, पूर्णकालिक सदस्य कौन है, वी.के. सारस्वत हैं, दूसरे हैं रमेश चंद हैं, तीसरे हैं डॉक्टर वी.के. पॉल हैं और चौथे हैं अरविंद विरमानी हैं। देखो कौन कौन है, वी.के. सारस्वत, रमेश चंद, डॉक्टर वी.के. पॉल और अरविंद विरमानी। अंशकालिक सदस्य कौन है, अंशकालिक सदस्य अग्रणी अनुसंधान संस्थाओं से संबंधित 2 सदस्य। जितने भी अग्रणी जो संस्थान हैं उनसे संबंधित कोई 2 सदस्य यहाँ से लेंगे, वो अंशकालिक सदस्य हैं। इसके अलावा पदेन सदस्य कौन है, पदेन सदस्य कौन है, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य पदेन सदस्य है ये ना। तो इसमें है एक तो वर्तमान में कौन, राजनाथ सिंह, दूसरे हैं अमित शाह, तीसरे हैं शिवराज सिंह चौहान और चौथा है निर्मला सीतारमण। तो पदेन सदस्य कौन है नीति आयोग के, राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और निर्मला सीतारमण। इसके अलावा एक पद और होता है जिसको बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। भारत सरकार का जो सचिव है जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए इसको नियुक्त किया जाता है। वर्तमान जो सीईओ है ना BVR सुब्रमण्यम है। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम, है ना। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे, तो वो थे सिंधु सिंह खुल्लर। सिंधु सिंह जो खुल्लर थे वो प्रथम नीति आयोग के सीईओ थे। अब इसकी शासकीय जो परिषद है उसकी बात करें, नीति आयोग की जो शासकीय परिषद है इसमें सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हो गए, विधानसभा युक्त संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो गए और अन्य संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल हो गए। जिसमें विधानसभा नहीं है तो वहाँ से राज्यपाल लेंगे। तो देखो कौन कौन शामिल है नीति आयोग की शासकीय जो परिषद, उसमें कौन है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा आयुक्त जो संघ शासित यूनियन टेरिटरी हैं उनके मुख्यमंत्री और अन्य यूनियन टेरिटरी के जो जिसमें विधानसभा नहीं उनके राज्यपाल शामिल हो गए। इसके अलावा देखो क्षेत्रीय परिषद की बात करें, नीति आयोग की जो क्षेत्रीय परिषद उसमें क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों हेतु विशिष्ट कार्यकाल के लिए गठित।
क्षेत्रीय परिषद क्या होगी? 2 या 2 से अधिक राज्यों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों हेतु विशिष्ट कार्यकाल के लिए जो गठित होगी उसको बोलेंगे क्षेत्रीय परिषद। देखो अपन किसकी बात कर रहे थे? क्षेत्रीय परिषद की बात कर रहे थे ना। तो देखो इसमें संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल शामिल होते हैं। इसकी बैठक प्रधानमंत्री के निर्देश पर होती है। क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होती है प्रधानमंत्री के निर्देश पर होती है। इसकी अध्यक्षता जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष करते हैं। क्षेत्रीय परिषद की जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? नीति आयोग के उपाध्यक्ष। वर्तमान में सुमन के बेरी करेंगे अगर कुछ हो जाता है ना। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य विशेषज्ञों व जिनको संबंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान व योग्यता हो वो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है। और नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नीति आयोग के प्रमुख हब या शाखाएं। जी नेक्स्ट बात करते हैं नीति आयोग के प्रमुख हब और शाखाएं। नीति आयोग की कौन कौन से तो प्रमुख हब हैं और क्या क्या शाखाएं हैं। तो पहला है टीम इंडिया शाखा। टीम इंडिया जो शाखा है यह राज्य व केंद्रों के बीच इंटरफेस का काम करती है। इसमें प्रत्येक राज्य व मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं तथा यह राष्ट्रीय सहयोग व सलाहकार के स्थायी मंच के रूप में कार्य करता है। देखो टीम इंडिया जो शाखा है ये राज्य और केंद्र के बीच में किसका काम करती है? इंटरफेस का काम करती है। प्रत्येक राज्य व मंत्रालय के यहाँ पे प्रतिनिधि होते हैं और राष्ट्रीय सहयोग व सहकार के स्थायी मंच यहाँ पे होते हैं। दूसरा है ज्ञान व नवोन्मेष। दूसरी शाखा कौन सी है? ज्ञान व नवोन्मेष। यह नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। देखो जो ज्ञान व नवोन्मेष जो होता है ना ये नीति आयोग का क्या है? थिंक टैंक है, कैसे कह सकते हैं। नीति आयोग के प्रमुख कार्य क्या हैं? नीति आयोग के उद्देश्य अपन ने पहले देख लिए थे। देखो नीति आयोग के प्रमुख कार्य क्या हैं? यह सरकार के सलाहकार थिंक टैंक के रूप में काम करता है। मतलब ये सरकार के सलाहकार या थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग की सभी गतिविधियों को 4 प्रमुख शीर्षों में विभाजित किया गया। जितनी भी गतिविधियां हैं नीति आयोग की इसको 4 प्रमुख शीर्षों में विभाजित किया गया। कौन कौन सी? सबसे पहला है नीति एवं कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, जांचना और परखना, और चौथी है थिंक टैंक या नॉलेज एंड इनोवेशन हब की तरह काम करना। ये नीति आयोग के क्या हैं? 4 मुख्य शीर्षों में इनकी गतिविधियों को यहाँ पे विभाजित किया गया है। नेक्स्ट जो बात है नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रकार की रैंकिंग्स जारी करता है। नीति आयोग चाहता है कि जो जितने भी स्टेट्स हैं उनमें प्रतिस्पर्धा की भावनाएं उसको बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की रैंकिंग्स जारी करता है। जैसे कैसी रैंकिंग्स जारी करता है? जैसे देखो जैसे स्कूल गुणवत्ता सूचकांक जारी करेगा, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी करेगा, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जारी करेगा, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी करता है, भारत सरकार नवाचार सूचकांक, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी करना। ये सब किसके काम हैं? नीति आयोग के। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में गरीबी के मापन हेतु नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक NMMPI की रिपोर्ट जारी की गई है। देखो गरीबी के मापन हेतु भी देखो गरीबी सूचकांक भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग हर महीने आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन के लिए डेल्टा रैंकिंग भी जारी करता है। देखो नीति जो आयोग है हर महीने आकांक्षी जो जिले हैं उनके प्रदर्शन के लिए भी डेल्टा रैंकिंग जो है जारी करता है। इसके द्वारा भारत में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु महिला उद्यमिता मंच वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना की गई है। देखो नीति आयोग ने क्या किया? महिला जो उद्यमियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए महिला उद्यमिता जो मंच है उसकी क्या की गई है? स्थापना की गई है। हाँ जी नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी हेतु विभिन्न प्रकार की जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग का अंतिम काम क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की जानकारी हेतु विभिन्न प्रकार की जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग समय समय पे जारी करता है। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं
विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय इसको बोलते हैं डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस, DMEO। देखो इसकी जो स्थापना है 18 सितंबर 2015 को नीति आयोग के एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई। स्थापना कब की गई? 18 सितंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई। देखो DMEO का जो मुख्य कार्य है भारत सरकार के कार्यक्रमों और पहलों को के क्रियान्वयन की सक्रिय निगरानी और मूल्यांकन करना है। DMEO का मुख्य कार्य क्या है? भारत सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं, पहल हैं, उनके क्रियान्वयन की सक्रिय निगरानी करना और उनका मूल्यांकन करना, ये DMEO का मुख्य कार्य है। देखो आगे बात करते हैं कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय। देखो इसकी स्थापना जो है अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों एवं गहन क्षेत्र विकास योजनाओं के मूल्यांकन हेतु भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। देखो कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय स्थापना कब की गई? अक्टूबर 1952 में। कैसे की गई? सामुदायिक विकास कार्यक्रमों व अन्य गहन क्षेत्र विकास योजनाओं के मूल्यांकन हेतु इसकी स्थापना की गई। इसके बाद में नेक्स्ट जो कार्यालय है वो है स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय, IEO। इसका देखो इसका काम क्या है? देश में कार्यक्रम मूल्यांकन तंत्र को अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने के प्रयास में भारत सरकार के द्वारा नवंबर 2010 में इस कार्यालय की क्या की गई? स्थापना की गई। तो देखो IEO की स्थापना नवंबर 2010 में की गई और इसका काम क्या है? देश में कार्यक्रम मूल्यांकन तंत्र को अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने के प्रयास की। देखो आगे बात करते हैं नीति आयोग की संरचना जो है ना, उससे संबंधित कुछ बातें हैं। वैसे तो अपन पहले भी आ चुका है नीति आयोग की संरचना से संबंधित तथ्य। नीति आयोग के प्रथम और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो श्री नरेंद्र मोदी हैं। पूर्व उपाध्यक्ष कौन हैं? पहले जो उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया, प्रथम उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। उसके बाद में बनते हैं राजीव कुमार। वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के वो हैं श्री सुमन बेरी। और प्रथम मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी थे श्री खुल्लर थे। और वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? श्री BVR सुब्रमण्यम है। वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? श्री BVR सुब्रमण्यम है। देखो और बातों की अपन चर्चा करते हैं यहाँ पे। देखो और बातों अन्य स्मरणीय तथ्य। देखो योजना आयोग की जो स्थापना है KC नियोगी समिति की सिफारिश पर की गई थी। योजना आयोग की स्थापना KC नियोगी जो समिति इसकी सिफारिश पर की गई थी। देखो नीति आयोग द्वारा देखो 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति और 15 वर्षीय लक्ष्य नाम से 3 दस्तावेज जारी किए जाते हैं। एक तो 3 वर्ष है, एक 7 वर्ष है, एक 15 वर्ष का, है ना। देखो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है 6 अगस्त 1952 को हुई थी। वर्तमान में ये नीति आयोग का सलाहकारी निकाय है। देखो नीति आयोग का सलाहकारी निकाय कौन सा है? तो आप कहोगे राष्ट्रीय विकास परिषद। ये क्या है? नीति आयोग का सलाहकारी निकाय है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। 6 अगस्त 1952 को हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर क्या है। तो देखो एक साइड में नीति आयोग है, दूसरी साइड में योजना आयोग। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज और बड़ा कर लेते हैं ताकि दिमाग में छप जाए, है ना। नेक्स्ट है नीति आयोग इधर है, योजना आयोग इधर है। देखो नीति आयोग है एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में काम करता है और योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था, जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला। मतलब संवैधानिक निकाय के रूप में काम करता था लेकिन इसको ऐसा दर्जा नहीं मिला, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं नीति जो आयोग है वो सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है और यह सदस्यों की सीमित विशेषज्ञता पर बल देता है। बात करते हैं
कि जो नीति आयोग है ये सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है, क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। नीति जो आयोग है ये सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे राज्यों की समान भागीदारी है। जबकि योजना आयोग में वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी। योजना आयोग में राज्य पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे, सीधा सा ये मतलब है ना। देखो नीति आयोग में क्या होता है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे जो योजना आयोग में ना सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था, है ना। और यहाँ पे जो नीति आयोग है बॉटम टू अप अप्रोच है, जबकि यहाँ पे जो योजना आयोग था ये टॉप टू डाउन अप्रोच पर क्या करता था, काम करता था। तो ये हो गया नीति आयोग। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।